सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस विषय की मूल अधिकार अपने कंप्लीट हो चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे किसको लेकर, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर। अब देखो, नीति निर्देशक तत्वों में अपन 3 चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपनी चर्चा होगी नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, समझ गए बात। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या लिखा हुआ है और फिर नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है। अब ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको अपन क्वेश्चन के रूप में ही लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसको लेकर अपन चर्चा करेंगे, समझ गए बात। 2-3 जितने भी पॉइंट बन सकते हैं ना, उतने पॉइंटों में अपन इसका आंसर लिखेंगे। तो देखो, नीति निर्देशक तत्वों से जस्ट पहले अपन ने चर्चा की थी किसकी, मूल अधिकारों की। तो एक बार ध्यान देना, मूल अधिकारों के बारे में मैंने आपको बताया था। मूल अधिकार लिखे हुए हैं भारतीय संविधान के कौन से भाग में, भाग 3 में। भाग 3 को कभी भी 3 ऐसे मत लिखना, भाग हमेशा रोमन लिपि में ही लिखे जाएंगे। नीति निर्देश मूल अधिकार भाग 3 में है और इस भाग 3 में अनुच्छेद आते हैं 12 से लेकर 35 तक। जहां मूल अधिकार समाप्त होते हैं उसके जस्ट बाद में भारतीय संविधान में क्या शुरू हो जाते हैं, अपने नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व होंगे कौन से भाग में, भाग 4 में। और अनुच्छेद कहाँ से प्रारंभ होगा, 35 के बाद में कौन सा आता है, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, समझ गए। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपन नीति निर्देशक तत्व क्या इसमें ये लिखेंगे, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक लिखे गए हैं। चलो पहला पॉइंट लिखते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट आपको इसके आंसर में लिखना है, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4। और भाग 4 कैसे लिखोगे, ये वाला। भाग 4 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक लिखे गए हैं। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरे पॉइंट में अपन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बता देंगे। देखो, भारतीय संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं, जैसे अपन बात करें भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं। अब भारतीय संविधान में क्या है कि विदेशों की जो भी अच्छी अच्छी बातें थी ना, वो भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं। अब ये नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड का जो संविधान लिखा गया है वहाँ से अपन ने क्या लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व। तो दूसरे पॉइंट में लिखेंगे अपन, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, समझ गया, पॉइंट टू पॉइंट। अब देखो एक चीज़, आप जैसे आप बोर्ड की परीक्षा दोगे, 12th क्लास की एग्ज़ाम दोगे आप बोर्ड पेपर में, और बोर्ड के दृष्टिकोण के अनुसार ही हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जब भी आप कोई आंसर लिखो, जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसको पॉइंटों में लिखना। कारण मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी को जांच करेगा, कॉपी चेक करेगा, अगर आपका आंसर पॉइंटों में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ मिलता है तो मार्क, वो अंक ज़्यादा से ज़्यादा देने की संभावना रहती है। अपन इन चीज़ों को पैराग्राफ में लिखेंगे, वो आधी चीज़ समझ पाएगा, आधी चीज़ नहीं समझ पाएगा। ये बात हो सकता है मैं बार बार वीडियो में आपको ना बताऊं। जहां तक संभव हो सके अपना आंसर किस में होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, समझ गए बात। अब तीसरा, नीति निर्देशक तत्व है क्या। देखो, देश की जो सरकार होती है, सरकार द्वारा, सरकार कह दो चाहे राज्य कह दो, राज्य या सरकार जो भी नीति बनाता है, वो नीति बनाते समय किन किन निर्देशों का पालन करते हुए अपनी नीति बनाए, वही क्या कहलाते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। तो तीसरे पॉइंट में अपने को ये बताना है,
राज्य द्वारा नीति बनाते समय ध्यान रखने वाले निर्देशों को ही नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। बहुत सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये लिख के बताया है कि भाई नीति निर्देशक तत्व, देखो वर्ड से ही ध्यान रखना है कि नीति बनाते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखना है, वही क्या कहलाएंगे, नीति निर्देशक तत्व। लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं। अब एक अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, पर अनुच्छेद एक आता है 37। अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कर्तव्य हैं, राज्य चाहे तो इन निर्देशों का पालन करे, चाहे तो ना करे। और समझा दूंगा, एक बार पॉइंट लिख लेता हूं मैं। नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 37 लिखना भी अपने लिए आवश्यक है यहाँ। तो चौथे पॉइंट में अपन लिखेंगे अनुच्छेद 37 के तहत, देखो अनुच्छेद 37 में क्या लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए राज्य के कर्तव्य हैं, इसलिए राज्य इनकी पालना करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अर्थात यदि राज्य इनका पालन नहीं करता है, राज्य इनका पालन नहीं करता है, तो हम राज्य के खिलाफ न्यायपालिका में नहीं जा सकते। समझ गए बात? अब समझना इसका मतलब, देखो कर्तव्य अपने आप में ऐसा शब्द है जिसका कोई पालन करे तो करे, वरना नहीं करे। समझ गए बात? जैसे आप 12th क्लास के विद्यार्थी हो, विद्यार्थी होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पढ़ाई करो। विद्यार्थी होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पढ़ाई करो। उसके बाद में जब आप जिम्मेदार नागरिक बन जाओगे, आपके माता पिता जब बुजुर्ग हो जाएंगे, जब आपकी कमाने की एज अवस्था आएगी, तब आपका कर्तव्य होगा कि अपने माता पिता की सेवा करो। लेकिन अब कर्तव्य है आपका, अब आप विद्यार्थी होने के नाते आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं करते, तो भी आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हम ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि पढ़ाई करो, वरना तुम्हें जेल भिजवा देंगे। बड़े होने के बाद आपका कर्तव्य रहेगा माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो ज़बरदस्ती आपको जेल नहीं भिजवाया जा सकता। तो कर्तव्य अपने आप में वर्ड ही एक ऐसा है जिसका चाहे तो आप पालन करो, चाहे मत करो, आपके खिलाफ कहीं न्यायपालिका में कोई शिकायतें नहीं हो सकती। तो अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्व भी राज्य के क्या हैं? कर्तव्य हैं। और कर्तव्य है तो राज्य इसकी पालना करने के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो पालना करे तो करे, वरना नहीं करे। अर्थात यदि राज्य इनका पालन नहीं करता है तो हम राज्य के खिलाफ न्यायपालिका में नहीं जा सकते। ये तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसका उल्लेख हो गया अपने 4 पॉइंटों में। समझ गए बात? अब अगला प्रश्न देखना आप। क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो 4 पॉइंटों में आप इसका आंसर बता देना। इसमें कंप्लीट बातें हो चुकी हैं। और हाथों हाथ जैसे ही अपना
मैं मिटाऊं उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और अपनी कॉपी में हाथों हाथ नोट्स बनाते जाया करो, जिसे बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। और फिर भी समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो बना लो, दोबारा वीडियो देख लो। अब मैंने आपको ये कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में 3 प्रश्न अपन बढ़ाएंगे अपनी एक वो किताब के हिसाब से। तो पहला प्रश्न तो बन गया था नीति निर्देशक तत्व क्या है। दूसरा प्रश्न अपन बढ़ाएंगे भारतीय संविधान में उल्लेखित या लिखे गए, उल्लेखित लिख दो या लिखे गए प्रमुख नीति निर्देशक तत्व है। मतलब कौन से प्रमुख नीति निर्देशक तत्व हैं जो भारतीय संविधान में लिखे गए हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, भारतीय संविधान में लिखे हुए हैं तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच ही लिखे हुए अपने को मिलेंगे। अब किताब में जो अपने दे रखा है, तो इसमें देखो किताब में अपन देखें तो सबसे पहले पॉइंट में तो बता रखा है आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व है। पहला बड़ा पॉइंट डालना, और क्या है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा जोर आने वाला काम है, रटंत विद्या आपको थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, रटने वाला काम थोड़ा ज़्यादा है। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा भी होगा, तो देखते जाना। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व अपने एक तो अनुच्छेद 39 देखेंगे, एक अनुच्छेद 41 देखेंगे, 42 देखेंगे, अनुच्छेद 43 देखेंगे और अनुच्छेद 48 देखेंगे। इन अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा हो देखो। दो जो भी अनुच्छेद मैंने बोले हैं ना, वो 36 से 51 के बीच के हैं सारे अनुच्छेद। तो सबसे पहले तो देखेंगे अपन अनुच्छेद 39। इसमें लिखा हुआ है राज्य द्वारा निम्नलिखित नीतियों का पालन किया जाए। अब राज्य द्वारा क्या क्या किया जाना चाहिए, ये अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है। अपने क्या क्या बता रखा है। सबसे पहले तो बता रखा है कि राज्य जो है ना, वो स्त्री व पुरुष अर्थात सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाए। स्त्री व पुरुष, अब स्त्री व पुरुष आ गया, इसका मतलब अर्थात सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाए। समान अवसर उपलब्ध करवाए। एक तो राज्य को ये वाली नीति बनानी चाहिए, समझ गए। पहली बात तो ये समझ गए, इसका मतलब कि स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को, सब आ गए स्त्री पुरुष में। तीसरा वो इंजड़ा जो थर्ड जो बचता है, जेंडर बचता है, स्त्री होता है, पुरुष होता है, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंजड़े को जो भी बोलते हैं, थर्ड जेंडर वो बचता है। क्यों? कोई भी हो, चाहे सभी नागरिक आगे, इनको आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाए। इसका मतलब ये हो गया, आजीविका का मतलब हो गया कि जीवन जीने के लिए जो भी रोज़गार है वो समान रूप से सबको उपलब्ध हो। मतलब ऐसा रोज़गार तो सबको मिलना चाहिए ना कि भाई वो अपना जीवन यापन या आजीविका चला सके। समझ गए बात। दूसरा लिखा हुआ है देश में उपलब्ध भौतिक संसाधनों
का वितरण इस प्रकार हो कि इसका सामूहिक हित में प्रयोग हो सके। इसका सामूहिक हित में प्रयोग हो सके मतलब देश में जो भी भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, भौतिक संसाधन का मतलब ये भी क्या है, एक भौतिक संसाधन है। संसाधन मतलब संसाधन किसे कहते हैं, मानव की आवश्यकता के सभी साधन संसाधन कहलाते हैं। मैं एक मानव हूँ और मेरी आवश्यकता का एक साधन है तो ये क्या कहलाएगा, संसाधन। ये बोर्ड है, ये भी मानव आवश्यकता का एक साधन है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। तो जो भी भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनका वितरण इस तरीके से हो, किसी एक के हाथ में वो न जाए, वितरण इस प्रकार से हो इन भौतिक संसाधनों का कि इनका सामूहिक हित में प्रयोग हो सके, सबके हित में इनका प्रयोग होना चाहिए। समझ रहे हो बात, किसी एक के पास ये सारे संसाधन नहीं होने चाहिए, सबके हित में इनका प्रयोग होना चाहिए। इसी अनुच्छेद 39 में सी पॉइंट में लिखा हुआ है, धन के केंद्रीकरण पर रोक लगे। कहने का मतलब ये है कि कोई टाटा बिरला अंबानी कुछ ही नहीं होने चाहिए कि हाँ भाई सारा धन उनके पास ही हो। धन का केंद्रीकरण होगा। केंद्रीयकरण का मतलब होता है कुछ लोगों के हाथों में धन इकट्ठा होना और बाकी सबका गरीब होना। इससे तो समाज में दो वर्ग बन जाएंगे, एक अमीर वर्ग एक गरीब वर्ग, और जब दो वर्ग बन जाएंगे तो दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होगा और समाज में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। इससे बढ़िया होगा कि सरकार कुछ इस तरीके की नीति बनाए, मतलब राज्य इस तरीके की नीति का पालन करे ताकि धन का केंद्रीयकरण कुछ लोगों के हाथों में ना रहे। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, धन के केंद्रीकरण पर रोक लगे। डी पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई प्राइवेट स्कूल में जैसे आप लोग पढ़ते हो, अब गवर्नमेंट में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, जैसे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो प्राइवेट स्कूलों में कई बार क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल वाले मैडम को रख लेते हैं, क्योंकि भाई मैडम पे कि हाँ भाई कम रेट में रख लेते हैं, जो भी होता है, चाहे मैडम को रखो पुरुष को रखो। अगर समान कार्य कर रहे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे मैडम हो या टीचर हो, समान कार्य यदि कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन दिया जाए। ये नहीं कि महिला को कम दे दो और पुरुष को ज़्यादा दे दो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। डी पॉइंट ये लिखा हुआ है। अब ये अनुच्छेद 39 ही चल रहा है अपना, ए बी सी डी, ई और एफ दो रहेंगे अभी अनुच्छेद 39 में। तो ई में क्या लिखा हुआ है वो देखना अब आप लोग। ई में देखना क्या लिखा हुआ है, स्त्री व पुरुष कर्मचारियों के स्वास्थ्य का तथा बालकों की, एक बार मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, उसके बाद में समझा दूंगा, बालकों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखा जाए तथा इन्हें मजबूरी में
कोई ऐसा कार्य नहीं करना पड़े, ऐसा कार्य नहीं करना पड़े जो इनके स्वास्थ्य व शक्ति के अनुकूल नहीं हो, जो इनके स्वास्थ्य व शक्ति के अनुकूल ना हो। अब इसका मतलब समझना आप लोग। देखो, महिला हो चाहे पुरुष हो, जहाँ भी काम करें उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाइए। स्त्री व पुरुष कर्मचारी जहाँ भी काम कर रहे हैं ना, वहाँ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और बालकों की जो सुकुमार अवस्था है, छोटे छोटे बालक है, 14-15 साल के जो बेचारे बालक हैं, उनकी सुकुमार अवस्था मतलब छोटे बालकों की जो अवस्था है ना, उसका भी ध्यान रखा जाए। और उन्हें मजबूरी में कोई ऐसा कार्य ना करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य व शक्ति के अनुकूल ना हो। समझ गए बात। ऐप को अपन लास्ट वाला जो अनुच्छेद 39 का जो लास्ट दे रखा है, उसको अपन बहुत शॉर्ट में लिखेंगे। बालकों की शोषण से सुरक्षा करें। राज्य क्या करे? अब ये राज्य को क्या करना चाहिए, ये तो अपन ने ऊपर लिख ही दिया। ऐप में लिख देना बालकों की शोषण से सुरक्षा करे। यह हो गया कौन सा? ऐप। और इसी के साथ अपना जो अनुच्छेद 39 में जो दे रखा है ना, ये लो, ये तो अनुच्छेद 39 में दे रखे हैं, राज्य द्वारा निम्नलिखित नीतियों का पालन करना चाहिए। ABCDEF मतलब 6 पॉइंट दे रखे हैं अनुच्छेद 39 में। देखो, मैंने आज का वीडियो और ये जो लेसन स्टार्ट किया था, ये वाला प्रश्न तब भी मैंने आपको बताया था, याद करने में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन बेटा वो याद तो करना पड़ेगा। अगर अपन चाहते हैं ना कि बहुत अच्छे अंक अपने को एग्ज़ाम में प्राप्त करने, तब तो आपको सिस्टम से याद करना ही पड़ेगा। और नॉर्मल आप अगर केवल पास करने का सिस्टम सोचते हो, तो अपन लास्ट में चर्चा करेंगे कि पास कैसे होते हैं। समझ गए बात। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। अनुच्छेद 39 कंप्लीट बता देना। और अभी तो अनुच्छेद 39 ही बताया मैंने। 41, 42, 43 और 48 ये अनुच्छेद और इसी में आएंगे, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित आएंगे अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 39 कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 41। वो भी किससे संबंधित है? आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है। उसमें ABCD ये वाला सिस्टम नहीं रहेगा। अब डायरेक्ट हर अनुच्छेद में एक बात आएगी अपने। अनुच्छेद 41 में देखना क्या लिखा हुआ है। राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की नीति बनाए। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की नीति बनाए कि प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार पहले रोजगार लिखेंगे अपन, योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके, व शिक्षा प्राप्त कर सके। एक बार पूरा मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में एक साथ आपको समझा दूंगा। एक तो ये लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तथा बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी व अपंगता की स्थिति में लोक सहायता प्राप्त कर सके।
ये लिखा हुआ है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 41-41 में। अब समझना इसका मतलब, देखो हम जो भी नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं, ये तो अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में देख लिया था कि नीति निर्देशक तत्व हैं क्या? ये राज्य के लिए कर्तव्य हैं, राज्य चाहे तो इनका पालन करे, चाहे तो इनका पालन नहीं करे। तो अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की नीति बनाए कि प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सके। बिल्कुल राज्य को ऐसी नीति बनानी चाहिए, कम योग्यता है तो छोटा मोटा रोजगार कर ले, ज़्यादा योग्यता है तो कोई बड़ा रोजगार कर ले, और योग्यता के अनुसार ही क्या प्राप्त कर सके? शिक्षा प्राप्त कर सके। भाई कम योग्यता है, पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं है तो कम से कम 10वीं 12वीं कर ले, ज़्यादा अच्छी योग्यता है तो ग्रेजुएशन करे। समझ के बाद रोजगार प्राप्त कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। तथा बेकारी का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को रोजगार ना मिले। बुढ़ापे में अपने को पता होता है कि भाई लोगों को कमाने की क्षमता तो होती नहीं, बीमारी की स्थिति में भी लोगों के पास कोई रोजगार नहीं होता। बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी, अपंगता मतलब विकलांगता, इन स्थितियों में लोक सहायता मतलब सरकार द्वारा उसको सहायता प्रदान की जाए। समझ के बाद ये लिखा हुआ है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 41 में। उसके बाद में अपन बात करें अनुच्छेद 42। ये तो आप देखो हर अनुच्छेद में लिख सकते हो, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जहाँ है इसका मतलब क्या हो गया कि ये राज्य के लिए क्या है? कर्तव्य हैं। तो ये वाली लाइन तो चलने दो चाहे हर अनुच्छेद में, कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करे या नीति बनाए, एक ही बात है, करे कि। अब सुनना अनुच्छेद 42 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 42 में ये कहता है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे कि कार्य करने वाले कर्मचारियों को न्यायपूर्ण व मानवीय दशाएं उपलब्ध हो सके। मतलब समझाऊंगा आपको। व्यवस्था करे कि कर्मचारियों को न्यायपूर्ण व मानवीय दशाएं उपलब्ध हो सके। आगे और भी लिखा हुआ है प्रसूता काल में सहायता वाला भी, लेकिन इतना समझना पहले। जैसे मैं एक सरकार का कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल रिंगस में जैसे मान लेते हैं, वहाँ मेरी पोस्टिंग है। अब वहाँ मैं सुबह सुबह तैयार होके जाता हूँ और प्रिंसिपल सर जाते ही मुझे टॉर्चर करते हैं, आप वो करो, आप वो करो, आप वो करो। इसका मतलब और किसी को टॉर्चर नहीं करते, मेरे को अगर टॉर्चर करते हैं इसका मतलब मुझे न्यायपूर्ण दशा नहीं मिल रही ना वहाँ काम करने के लिए, और ना मुझे मानवीय दशाएं मिल रही है। मुझे जो एक मानव को जो दशा उपलब्ध होनी चाहिए वो तो ना वहाँ नहीं मिल रही ना। तो इसका मतलब राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। राज्य प्रेशर डाले प्रिंसिपल सर पर कि वो ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाएं स्कूल में। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करे कि कर्मचारियों को जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ न्यायपूर्ण व मानवीय दशाएं उपलब्ध हो सकें। और अब आप एक चीज़ बताना, अगर कोई महिला प्रसूता काल में, प्रसूता काल कहते हैं किसको? प्रेगनेंसी पीरियड को। समझ के बाद जब उसके पेट में बच्चा हो, साधारण भाषा में अपन कहें जब किसी महिला के पेट में बच्चा और उससे भी फिर वहाँ काम करवाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? उसके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उस समय महिला काम करने की स्थिति में नहीं होती, उस समय महिला को रेस्ट की, आराम की आवश्यकता होती है। तो अगर उस समय भी उससे वहाँ कार्य करवाया जा रहा है, इसका मतलब उससे न्यायपूर्ण और मानवीय दशाएं उपलब्ध नहीं हो रही, तो उससे भी कार्य नहीं करवाना चाहिए ना। तो इसी में आगे लिखा हुआ है तथा प्रसूता काल में कार्य से अवकाश मिलना चाहिए। बहुत सिंपल भाषा में अपन लिख सकते हैं कार्य से अवकाश मिलना चाहिए।
प्रसूता काल मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, जब महिला के पेट में बच्चा होता है उस समय की बात है। समझ के बाद उस समय महिला को कार्य से क्या मिलना चाहिए, अवकाश मिलना चाहिए। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 42 में 42 में। अब अनुच्छेद 43 सुनना। अनुच्छेद 43 में लिखा हुआ है कृषि, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में जो भी श्रमिक लगे हुए हैं ना, उनको कम से कम जीवन निर्वाह है जितनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना, इतनी कम से कम उनको इतनी मजदूरी तो मिले कि वह अपना जीवन निर्वाह कर सके। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 43 में। अब ये वाली लाइन तो मैंने कहा था हर किसी में लिख सकते हो आप, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी चेंज कर देना हर अनुच्छेद में लाइन, ताकि चेक करने वालों को भी ये लगे कि हाँ भाई एक ही एक लाइन नहीं लिख रहा अगला। 43 में देखना क्या लिखा है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करे कि कृषि, उद्योग व अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों को जीवन निर्वाह जितनी मजदूरी मिले। अब इसका मतलब समझ गए आप कि भाई कृषि में या उद्योग में या अन्य किसी क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं श्रमिक, उनको जीवन निर्वाह जितनी मजदूरी तो मिल ही सके ताकि उनका जीवन यापन आराम से हो सके। समझ के बाद और इसी अनुच्छेद में आगे लिखा है तथा गांवों में कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। तथा गांवों में कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। कुटीर उद्योग होते हैं जो छोटे उद्योग होते हैं ना, जैसे कोई टेलर है वो अपनी सिलाई मशीन से सिलाई कर रहा है तो वो उसका छोटा उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया। तो छोटे उद्योगों को क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। ये लिखा हुआ है कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 43 में। अब आर्थिक सुरक्षा से संबंधित लास्ट जो अपना अनुच्छेद बचा है वो बचा है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में देखो क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है कि कृषि और जो पशुपालन है ना, इसमें अपने को पता है कृषि क्षेत्र में और पशुपालन वाले क्षेत्र में है ना, धीरे धीरे लोगों को आर्थिक लाभ कम मिलता जा रहा है। तो इसका आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जाए। किस किस का, कृषि व पशुपालन का। लिखता हूँ एक बार, उसके बाद में इसका अर्थ भी बताऊँगा। ये लो 43 का ये बना दिया है क्या, 48। राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक व आधुनिक तरीके से संरक्षण करे। अब देखो हमें पता है कि भाई आजकल कृषि के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में लोगों की इनकम बहुत कम होती जा रही है। अब अगर इस क्षेत्र में अपन आधुनिकता और वैज्ञानिकता को नहीं अपनाएंगे ना, तो कृषि में तो केवल इतना ही काम हो पाएगा ही, खुद का पेट पाल लो, बचत होने को कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि व पशुपालन में भी आधुनिकता और वैज्ञानिकता को लाए, ताकि आज जो कृषक और जो पशुपालक है उनकी भी इनकम बढ़ सके। तो कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक व आधुनिक तरीके से संरक्षण करे। अब पशुपालन से संबंधित बातें भी इसी में लिखी होंगी, जैसे आगे क्या लिखा हुआ है, तथा गाय, बछड़े
ये बछड़ा लिखा हुआ आप लिख देना अपने हिसाब से। गाय, बछड़े व अन्य दुधारू पशुओं, दुधारू पशुओं का मतलब होता है दूध देने वाले पशुओं, पशुओं व भार ढोने वाले पशुओं, भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारे तथा इनके वध को रोके, तथा इनके वध को रोके। ये लिखा हुआ है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 में। क्यों? तो राज्य का क्या कर्तव्य बता दिया कि कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक आधुनिक तरीके से संरक्षण करें। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अब पशुपालन से संबंधित बातें आगे लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? गाय, बछड़े व जो भी दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, भैंस भी आ गई उसमें। समझ रहे हो ना आप बात? दुधारू पशु हैं, बाहर ढोने वाले जो पशु हैं जैसे बैल वगैरह हुआ, इन पशुओं की नस्ल सुधारे तथा इनके वध को रोके। जैसे आज की परिस्थिति में गाय वध, गोवध ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो इनके वध को रोकने का राज्य का क्या है? कर्तव्य है। समझ गए बात? ये जो भी मैंने अनुच्छेद बताए कौन कौन से? अनुच्छेद 39 जिसमें तो A B C D E F तक हैं। अनुच्छेद 39 के बाद में 41, 42, 43 और अनुच्छेद 48, ये हैं सारे किस्में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक के तत्व हैं। समझ गए बात? हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करूंगा ना, वहाँ देखना ये क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे कि ऐसे। समझ के बाद यहाँ पॉइंट नंबर 1 की जगह पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ मिलेगा। ऊपर वाली हेडिंग में यहाँ पार्ट 6 लिखा हुआ मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन वो ही अपना अगली क्लास में कंप्लीट होगा। ये वाला क्वेश्चन है ना कंप्लीट होगा अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आप ये मत समझना कि क्वेश्चन में डायरेक्ट सर ने सेकेंड पॉइंट कैसे डाल दिया। समझ गए बात? तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसकी तैयारी करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।